हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का 8वां भाग, जिसमें हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों पर। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर कि एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां पर नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो आवर्तबीजी पुष्प होते हैं उसके उन अंगों का नाम बताना है जहां पे क्या नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो नर युग्मकोद्भिद का विकास पुकेसर के परागकोश में परागकण के रूप में होता है। ठीक है ना, तो जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसका विकास कहाँ होता है बच्चों? नर युग्मकोद्भिद का विकास है वो पुकेसर के परागकोश में किस रूप में होता है? परागकण के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है ना, उसका विकास कहाँ होता है बच्चों? उसका विकास स्त्रीकेसर के अंडाशय में बीजांड के अंदर भ्रूणकोश के रूप में होता है। ठीक है ना, कहाँ? जो मादा युग्मकोद्भिद होते हैं उसका जो विकास है वो कहाँ होता है बच्चों? वो अंडाशय के, कहाँ? जो स्त्रीकेसर होता है उसमें जो अंडाशय होता है, ठीक है ना, उसमें जो बीजांड होता है उसके अंदर किस रूप में होता है? भ्रूणकोश के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर जो अगला प्रश्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है ना, जो लघु बीजाणुधानी है और जो गुरु बीजाणुधानी है उनके बीच में क्या अंतर है वो बताना है, और इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। ठीक है, अब ये जो घटनाएं होती हैं उनमें कौन सा कोशिका विभाजन संपन्न होता है वो बताना है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आवर्तबीजी पादपों में लघु बीजाणुधानी का तात्पर्य किससे है बच्चों? परागपुर या फिर पोलन सैक से है, तथा गुरु बीजाणुधानी का अर्थ किससे है बच्चों? बीजांड से है। ठीक है ना, जो लघु बीजाणुधानी होती है उसका मतलब किससे होता है? परागपुर या फिर पोलन सैक से होता है। ठीक है, और जो क्या होती है गुरु बीजाणुधानी होती है उसका अर्थ किससे होता है बच्चों? उसका अर्थ बीजांड से होता है। ठीक है, फिर देखो इन दोनों में लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन की घटनाएं होती हैं। कौन सी घटनाएं होती हैं? लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, और इन दोनों में क्या होता है बच्चों? विभाजन पूछा था ना कि कौन सा विभाजन होता है, तो बच्चों कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो लघु बीजाणु जनन है और जो गुरु बीजाणु जनन है इनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो चलो देखें कि इसमें जो लघु बीजाणु जनन है उसकी बात हो रही है बच्चों कि इसमें परागकोशों में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ठीक है, और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या फिर परागकण बनते हैं। क्या बताया जा रहा है कि बच्चों जो परागकोश में जो परागपुट होता है ना उसके विकास के समय क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ठीक है, और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये क्या करती है? ये अर्धसूत्री विभाजन करती है बच्चों। ठीक है, और ये अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है? लघु बीजाणु या फिर पराग कण बनाती है। ठीक है, और जो गुरु बीजाणु जनन होता है इसमें क्या होता है बच्चों? देखो कि इस प्रक्रिया के दौरान बीजांड में क्या बनता है? बीजांड में बनता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इसमें बनती है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और जो गुरु बीजाणु जनन है उसमें क्या बनेगी? उसमें बनेगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या करता है बच्चों? इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है ना, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी? 4 गुरु बीजाणु बनाएगी। ठीक है, तो बच्चों जो अगला अंतर है वो देखो, जो लघु बीजाणु जनन होता है उसमें क्या? जो परागपुट में अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 लघु बीजाणु बनते हैं और इस प्रकार इनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो जो लघु बीजाणु जनन होता है उसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो परागपुट होता है उसमें क्या बताया जा रहा है कि अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। क्या बताया जा रहा है? अनेक लघु बीजाणु, मतलब जिनकी संख्या बहुत अधिक संख्या में क्या बनती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, और वो प्रत्येक क्या करती हैं? प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और क्या बनाती है? प्रत्येक लघु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाती है। ठीक है, लेकिन गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? देखो बच्चों कि एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। मतलब कि एक बीजांड के अंदर कितनी बच्चों? एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। लेकिन लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? अनेक होती हैं। लेकिन गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है कि एक ही मात्र कोशिका होती है, एक ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है।
जो क्या करेगी, जो अर्धसूत्री विभाजन करेगी, ठीक है ना। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेंगे बच्चों, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो दूसरा अंतर ये हो गया। फिर देखिए अगला अंतर क्या है, इसके सभी लघु बीजाणु कार्यशील होते हैं। मतलब कि लघु बीजाणु जनन के दौरान जो जितने भी क्या बनते हैं, जितने भी लघु बीजाणु बनते हैं वो सभी क्या होते हैं बच्चों, वो सभी कार्यशील होते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, देखो इसमें 3 निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिसमें 3 क्या हो जाते हैं बच्चों, 3 तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। केवल एक ही क्या रहेगा, फिर 3 निष्क्रिय हो गए तो एक ही कार्यशील रहेगा, ठीक है बच्चों। और कार्यशील गुरु बीजाणु है वो बच्चों कहाँ का होता है, जो बीजांड द्वार होता है उससे क्या होता है, दूरस्थ वाला होता है। मतलब कि 3 तो निष्क्रिय हो गए लेकिन एक कौन सा वाला गुरु बीजाणु है जो कार्यशील होगा, जो बीजांड द्वार से क्या हो, दूरस्थ स्थित हो, ठीक है ना, वो क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा, ठीक है बच्चों। फिर अगला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। किस किस को करना है, प्राक्कण, बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणु चतुष्क, प्राग मात्र कोशिका और नर युग्मक, ठीक है। इनको क्या करना है, विकासीय क्रम के आधार पर इनका जो क्रम है वो सही करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या आएगा, बीजाणुजन उत्तक, ठीक है। उसके बाद में क्या, प्राग मात्र कोशिका बनेगी, ठीक है। उससे बाद में बच्चों लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे और उसके बाद में क्या बनेगा, प्राग कण, ठीक है। और फिर नर युग्मक, ठीक है। तो देखो बच्चों फिर आगे प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक प्रारूपी आवर्तबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है, जो आवर्तबीजी बीजांड होता है उसके बारे में बताना है और उसका चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। चलो देखो बीजांड की संरचना इसके अनुदैर्ध्य काट से अध्ययन से हमें और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। और बीजांड एक गोलाकार संरचना होती है। बीजांड क्या होती है बच्चों, बीजांड है वो गोलाकार संरचना होती है जो कि बीजांडाशन के साथ किसके द्वारा बच्चों, बीजांड वरंत, ठीक है ना, जो बीजांड वरंत होता है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। क्या बताया जा रहा है कि जो बीजांड होता है वो क्या होता है बच्चों, वो गोलाकार संरचना होती है। और क्या, जो बीजांडाशन के साथ किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, ठीक है बच्चों। अब बताया जा रहा है कि बीजांड काय का वह स्थान जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे नाभिक कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जा रहा है कि जो बीजांड काय का कौन सा स्थान, वो स्थान जहां पे क्या जुड़ा होता है, बीजांड वृंत जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, उस स्थान को बोलते हैं बच्चों नाभिक, ठीक है बच्चों। फिर देखो सामान्यतः पाया जाने वाला प्रतीप बीजांड में बीजांड वरंत नाभिका से ऊपर बीजांड की काय के साथ चलकर एक कटक बनाता है जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, जिसे रेफी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है कि बीजांड की काय, जो बीजांड काय होता है ना, वो उसका आधार जहां से अध्यावरण निकलता है वो क्या कहलाता है बच्चों, निभाग कहलाता है। बीजांड की काय का आधार जहां से अध्यावरण निकलता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो निभाग कहलाता है, ठीक है। चलो डायग्राम देखते हैं बीजांड का। तो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या होती है, ये संरचना होती है हाइलम, ठीक है बच्चों, ये हो गया हाइलम, ठीक है। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये कहलाती है बीजांड द्वार, ठीक है ना। बीजांड पर क्या होते हैं, अध्यावरण होते हैं, लेकिन ये जो जगह है इस जगह से क्या आती है, पराग नलिका अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे अध्यावरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, बीजांड द्वार हो गया, ठीक है। अब ये इधर बीजांड द्वार है तो ये जो सिरा है बीजांड द्वार की तरफ जो सिरा है वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा बीजांड द्वारी सिरा। तो ये सिरा क्या कहलाया बच्चों, बीजांड द्वारी सिरा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि बीजांड के ऊपर आवरण होते हैं, ठीक है ना। तो जो बाहर का आवरण होगा वो क्या कहलाएगा, ये जो बाहर का आवरण आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये बाह्य आवरण कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, बाहरी आवरण, ठीक है बच्चों। अब ये जो अंदर का आवरण है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंतः आवरण, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, अंतः आवरण, ठीक है। और ये जो संरचना है ये संरचना कहलाती है बच्चों बीजांड काय, ठीक है। और अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश, ठीक है बच्चों। और नीचे का जो भाग होता है यानी कि जो बीजांड द्वारी सिरा होता है उसके जो विपरीत सिरा होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो निभागीय सिरा कहलाता है, ठीक है। तो फिर आगे देखो
कि बीजांड का मुख्य शरीर, क्या बताया जा रहा है कि जो बीजांड का मुख्य शरीर होता है वो एक बीजांडकाय का बना होता है, ठीक है, जिसमें क्या रहता है बच्चों, एक भ्रूण कोश रहता है, ठीक है, और बीजांडकाय प्राय एक या दो आवरणों से घिरा रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। हमने देख लिया था कि अभी बीजांड पे कितने आवरण थे, दो आवरण थे, बाह्य आवरण और अंतः आवरण, ठीक है बच्चों। तो बाहरी जो आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, बाहरी आवरण है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बाह्य आवरण कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो अंदर वाला आवरण है वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा अंतः आवरण, ठीक है। तो अंदर वाला आवरण क्या कहलाएगा, अंतः आवरण, ठीक है बच्चों। बीजांड पर अध्यावरणों की संख्या 2 होने पर तो क्या कहलाएगा, द्विअध्यावरणी, ठीक है ना। बीजांड पर अगर 2 अध्यावरण है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा द्विअध्यावरणी, ठीक है ना। और एक होने पर, बीजांड के ऊपर जो अध्यावरण है उनकी संख्या 1 होने पर वो क्या कहलाएगा, वो एक अध्यावरणी बीजांड कहलाएगा, ठीक है बच्चों। बीजांड की संख्या, बीजांड के ऊपर अध्यावरण की संख्या अगर 2 है तो वो द्विअध्यावरणी हो गया, और अगर 1 है तो वो क्या हो गया बच्चों, एक अध्यावरणी बीजांड हो गया, ठीक है। कुछ बीजांडों में क्या होता है बच्चों, अध्यावरण होता ही नहीं है, मतलब कि अध्यावरण अनुपस्थित होता है, ठीक है, तब बीजांड को अध्यावरण रहित कहते हैं, ठीक है। कुछ जो बीजांड होते हैं उनके ऊपर क्या नहीं पाया जाता है, उनके ऊपर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, अध्यावरण रहित बीजांड कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो, अध्यावरण बीजांडकाय को चारों ओर से घेरे रहता है, ठीक है, और सिर्फ एक सकरा द्वार बनाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अभी हमने देखा था ना कि जो जहां बीजांड द्वार था, अभी हमने डायग्राम में देखा था बीजांड द्वार था, वहां पे अध्यावरण नहीं था, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो बीजांडकाय है उसको अध्यावरण क्या रहता है, चारों तरफ से घेरे रहता है, लेकिन क्या एक सकरा द्वार होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि बीजांड का बीजांड द्वार परागनलिका को बीजांड में प्रवेश देता है, मतलब कि जो बीजांड द्वार होता है उसी के द्वारा क्या आती है, परागनलिका है वो अंदर प्रवेश करती है, ठीक है बच्चों। फिर बीजांडकाय में बीजांड द्वार के समीप भ्रूणकोश पाया जाता है, ठीक है, और भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं क्या होती हैं बच्चों, उपस्थित होती हैं। जो भ्रूणकोश होता है उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, उसमें 7 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 कोशिकाएं अंड उपकरण कहलाती हैं, मतलब जिधर बीजांड द्वार था उधर की जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, वो अंड उपकरण कहलाती हैं, या फिर कहे कि अंड समुच्चय कहलाती हैं, ठीक है ना। तो जो कहा है, बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो अंड उपकरण बनाती हैं, ठीक है बच्चों। और अंड उपकरण में स्थित बीच की कोशिका बड़ी व नाशपाती के आकार की अंड कोशिका होती है, मतलब कि वो जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो कोशिका होती है, जो बीच वाली कोशिका होती है वो क्या होती है बच्चों, वो बड़ी होती है और नाशपाती के आकार की होती है, और क्या कहलाती है, अंड कोशिका कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि शेष 2 पार्श्व में स्थित कोशिकाएं हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो सहायक कोशिकाएं होती है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि जो बीजांड द्वार होता है उसकी तरफ 3 कोशिकाएं होती है, ठीक है, और 3 में से एक कोशिका है वो बड़ी होती है, जो क्या कहलाती है, अंड कोशिका कहलाती है, ठीक है। और उसके साथ में जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों, वो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो मतलब 2 सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों, अंड उपकरण या फिर अंड समुच्चय बनाती हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, निभा की ओर स्थित 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। बीजांड द्वार था उसके विपरीत जो सिरा था वो क्या कहलाता था, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो निभा कहलाता है, ठीक है। और जो निभा की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल्स या फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि भ्रूणकोश के मध्य केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। क्या बताया जा रहा है कि जो भ्रूणकोश है उसके मध्य में कौन सी कोशिका बच्चों, केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जिसके अंदर 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो भ्रूणकोश होता है उसके मध्य में जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, वो केंद्रीय कोशिका कहलाती है, ठीक है, वो केंद्रीय कोशिका कहलाती है। और जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, जिसके अंदर 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि ध्रुवीय केंद्रक बाद में संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितक केंद्रक बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो ध्रुवीय केंद्रक है बाद में क्या हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, द्विगुणित द्वितक केंद्रक बनाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर अगला जो प्रश्न आता है वो पूछ रहा है कि आप मादा युग्मकोद्भिद के
एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं? मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणुज विकास क्या होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। तो चलो देखो कि बीजांड में जब गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, अर्थात जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें क्या बनते हैं बच्चों? उसमें 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है ना। कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्या बनता है बच्चों? तो उसमें 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। इनमें से ऊपर की 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं क्या हो जाती हैं बच्चों? नष्ट हो जाती हैं, तथा शेष एक सबसे नीचे का गुरु बीजाणु है वो ही कार्यशील होता है, ठीक है ना। और कार्यशील होता है और फिर यही कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है, और इस प्रकार एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को क्या कहा जाता है बच्चों? एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। मतलब क्या बताया गया है कि बच्चों कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है? 4 कितने? 4 गुरु बीजाणु बनाती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक ही क्या रहता है? क्रियाशील रहता है, ठीक है। और वो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है वो ही क्या करता है बच्चों? मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है, या फिर कहें कि भ्रूणकोश का निर्माण, भ्रूणकोश का विकास करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक अकेला गुरु बीजाणु है और वो जो क्या बना रहा है? जो भ्रूणकोश बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसी विधि को क्या कहा जाता है? एक बीजाणुज विकास कहा जाता है, ठीक है। तो देखो अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है बच्चों कि एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या करें, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि जो परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद है जिसमें क्या होती है? 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कि सक्रिय गुरु बीजाणु अगुणित तथा मादा युग्मकोद की प्रथम कोशिका होता है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो अगुणित होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद की क्या होता है? प्रथम कोशिका होता है बच्चों, या फिर कहें कि सक्रिय गुरु बीजाणु से ही मादा युग्मकोद्भिद का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है, ठीक है। ये हमने थोड़ी देर पहले भी बताया है। और इसी कोशिका को भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं, ठीक है ना। और यही कोशिका है जो क्या कहलाती है बच्चों? भ्रूणकोश मात्र कोशिका कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि सक्रिय गुरु बीजाणु आकार में बढ़ता है, जिससे इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं प्रकट हो जाती हैं। जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वो क्या करता है बच्चों? आकार में बढ़ता है और उसमें क्या बन जाती हैं? छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होने से कितने? 8 केंद्रक बनते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो गुरु बीजाणु है उसका जो केंद्रक है उसमें क्या बच्चों? उसमें 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। और फिर उसके फलस्वरूप क्या बनता है? उसके फलस्वरूप 8 केंद्रक बनते हैं बच्चों, ठीक है। प्रथम जो विभाजन होता है उससे बने 2 केंद्रकों में से एक केंद्रक विपरीत ध्रुवों में, मतलब बीजांड द्वार तथा निभाग की ओर चले जाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो पहला विभाजन होता है उसमें जो 2 केंद्रक बनते हैं, ठीक है, जो 2 केंद्रक बनते हैं उसमें क्या होता है बच्चों? वो क्या करते हैं? एक विपरीत सिरों पे चले जाते हैं, मतलब एक बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है और एक कहाँ चला जाता है? निभाग की तरफ चला जाता है, ठीक है बच्चों। अब प्रत्येक केंद्रक पुनः 2 बार विभाजित होकर 4-4 केंद्रक बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रत्येक केंद्रक है वो क्या करते हैं? पुनः 2-2 बार फिर से क्या करेंगे? विभाजित होंगे और क्या बनाएंगे? 4 केंद्रक, 4-4 केंद्रक बनाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर अर्थात कुल 8 केंद्रक हो जाते हैं और धीरे धीरे गुरु बीजाणु आकृति में बढ़कर एक थैले के समान हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? जिसे ही भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है ना। गुरु बीजाणु है वो फिर क्या कर लेता है? अपने आकार को इतना बढ़ा लेता है कि वो थैले के समान हो जाता है और क्या कहलाता है बच्चों? भ्रूणकोश कहलाता है, ठीक है। कि अब इसमें प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक होते हैं और दोनों ध्रुवों से एक केंद्रक कोशिका के केंद्रक की ओर आने लगते हैं, ठीक है। और इन्हीं केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और यही जो केंद्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, ठीक है। और ये दोनों केंद्रक कोशिका के मध्य में आकर संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। और अब दोनों ध्रुवों का शेष रहे 3-3 केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित करके क्या बनाते हैं बच्चों? कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जो बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिकाएं अंड समुच्चय या अंड उपकरण का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी बात कर ली कि जो बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिकाएं वो क्या बना लेती हैं? वो अंड समुच्चय का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है बच्चों। और अंड समुच्चय में एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जो अंड उपकरण होता है या अंड समुच्चय होता है उसमें क्या होती हैं? 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिकाएं होती हैं। और दूसरे ध्रुव अर्थात निभाग की ओर वाले तीनों कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है बच्चों। इसको डायग्राम में देखते हैं। तो बच्चों
इसमें ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ये तीनों अंड उपकरण या अंड समुच्चय कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ये कोशिकाएं अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहलाती हैं। ठीक है, ये इनमें दो सहायक कोशिकाएं हैं और ये जो कोशिका है बड़ी है आकार में, ये क्या कहलाती है? ये अंड कोशिका कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दिखाया गया है? ये युग्मनज दिखाया गया है। ठीक है ना, तो बच्चों अंड कोशिका का जो केंद्रक होता है उससे एक नर युग्मक मिलता है और ये क्या करते हैं? संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या बताया जा रहा है कि इसका जो विपरीत भाग है, यानी कि जो निभाग की ओर की तीन कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों? वो प्रतिवश्यांत कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं या फिर एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, और बीच में क्या होती है? ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, अब ये इनमें क्या होता है? ये ध्रुवीय कोशिकाएं जो होती हैं इनमें ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बच्चों? इसमें भी एक नर युग्मक आके संलयित हो जाता है और ये क्या बना लेता है? ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं कि इस प्रकार एक गुरु बीजाणु क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार क्या बनता है? इस प्रकार एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या फिर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। ठीक है, अधिकांश आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश का विकास इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ही गुरु बीजाणु होता है जो क्या करता है बच्चों? जो भ्रूणकोश का निर्माण करता है, और जो अधिकांश आवृतबीजी होते हैं उनमें भ्रूणकोश का विकास इसी तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा जा रहा है? उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मील्य पुष्पों में परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। तो देखो बच्चों, वायोला ओक्जेलिस तथा कोमेलिना या फिर कहें कि कैनकोवा दो प्रकार के पुष्प पैदा करता है। ठीक है, पहले जो पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये जो पुष्प होते हैं ये अन्य पुष्पों के जैसे ही होते हैं। ठीक है ना, इनके जो परागकोश होते हैं वो वर्तिकाग्र होते हैं, वो क्या रहते हैं बच्चों? अनावर्त होते हैं। ठीक है ना, खुले हुए होते हैं। तथा दूसरे प्रकार के जो पुष्प होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अनुन्मील्य परागणी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं बच्चों? ये जो पुष्प होते हैं ये कभी भी अनावर्त नहीं होते हैं, कभी भी खुलते नहीं हैं। ठीक है, और इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं इसमें जो परागकोश और वर्तिकाग्र होता है बच्चों वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं, और जब पुष्प कलिका में परागकोश स्फुटित होते हैं तब क्या होता है बच्चों? तब परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अतः अनुन्मील्य परागणी पुष्प सदैव क्या होते हैं बच्चों? स्वयुग्मक होते हैं। ठीक है ना, और जो उन्मील परागणी पुष्प होते हैं वो अन्य पौधों के पुष्पों की भांति ही क्या होते हैं बच्चों? अनावर्त होने से इनमें क्या होता है? इनमें परपरागण होने की संभावना रहती है। ठीक है, फिर बच्चों अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा है कि पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई दो कार्य नीति का विवरण दें। ठीक है ना, जो पुष्प होते हैं उनमें जो स्वपरागण है उसको रोकने के लिए क्या क्या कार्य नीति होती है उनकी बात की जा रही है। तो बच्चों कुछ पौधों के पुष्पों में दोनों लिंग अर्थात पुकेसर अथवा जायांग स्थित होने के बावजूद भी क्या होता है? इस प्रकार की कार्य नीति होती है जिसके कारण उनमें क्या नहीं हो सकता बच्चों? जिसके कारण उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये जो कार्य नीति है उनकी अब हम बात करते हैं एक लिंगता। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प है वो एक लिंगी होता है, मतलब कि ऐसे पुष्प जिसमें या तो सिर्फ क्या हो बच्चों? पुकेसर हो या फिर क्या हो? सिर्फ जायांग हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एक लिंगता कहते हैं। ठीक है, तो जिन पुष्पों में केवल पुकेसर होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें पुकेसरी कहते हैं, और जिनमें केवल क्या होता है बच्चों? केवल अंडप या जायांग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्त्री केसरी कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण किसको लिया गया है? पपीता। इसका जो एक लिंगी होते हैं उनका उदाहरण क्या होता है बच्चों? पपीता। फिर आगे देखो स्वबंधता, इसमें क्या होता है बच्चों? कुछ पौधों में एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर भी क्या नहीं होता है? अंकुरित नहीं होता है, और इस प्रकार के परागकण में क्या जो अंडप होता है वो भी क्या नहीं होता है बच्चों? उद्दीपित नहीं होता है। ठीक है, और इस दशा को क्या कहते हैं? स्वबंधता कहते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण क्या है? राखी बेल, अंगूर, सेब। ठीक है ना, ये इसके उदाहरण है किसके? स्वबंधता के। ठीक है बच्चों, और स्वबंधता एक पैतृक गुण है और ऐसा माना जाता है कि जब स्वपरागण होता है तो वर्तिका और वर्तिकाग्र की कोशिकाओं कुछ ऐसा कैसा रासायनिक यौगिक स्रावित करती हैं जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? जो परागण हुआ है वो क्या हो जाता है बच्चों? निसफल हो जाता है। ठीक है, और इन रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? कि परागकोश से परागनली निकलने से पहले ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। परागकोश से परागनली निकलती नहीं है, उससे पहले ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है बच्चों। और परागकण से निकली परागनली बहुत ही मंद वृद्धि करती है और पर
परागण द्वारा आए हुए परागकण की परागनली बीजांड में पहले ही पहुंच जाती है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। और वर्तिका में बढ़ती हुई परागनली वापस ऊपर की ओर मुड़ जाती है। वर्तिका है, उसमें जो बढ़ती हुई पराग जो नली है वो क्या हो जाती है, वापस से मुड़ जाती है बच्चों। ठीक है, और क्या हो सकता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं और ये सभी प्रभाव स्वपरागण को रोकते हैं। ठीक है बच्चों, और इस कारण ऐसे पुष्पों में सदैव क्या होता है बच्चों, पर परागण होता है। ठीक है, क्या क्या बताया जा रहा है कि आर्किड, मालवा और चाय की जो जातियां होती है उसमें क्या मिलती है बच्चों, स्वबंधता मिलती है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है बच्चों, स्व अयोग्यता क्या है और स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। तो देखो क्यों नहीं पहुंच पाती है बच्चों, कि प्रकृति में कुछ पौधों में दूसरे पौधों से प्राप्त परागणों के द्वारा ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, और इनका बीजांड स्वयं के परागणों के द्वारा निषेचित नहीं होता है। ठीक है, कि प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे हैं जो दूसरे पादपों से प्राप्त परागणों के द्वारा ही क्या होते हैं, निषेचित होते हैं। ठीक है बच्चों, जो उसका जो बीजांड है, ठीक है ना, उसके स्वयं के परागणों को क्या करता है बच्चों, निषेचित नहीं करता है। ठीक है, उनमें निषेचन नहीं होता है। फिर आता है प्रकृति में इसके लिए पुष्पों के अनेक प्रकार के अनुकूलता लक्षण होते हैं, जैसे कि एकलिंगता हो गई, भिन्न काल परिपक्वन हो गया, मतलब कि जो पुकेसर है और जो जायांग है वो अलग अलग टाइम पे क्या होंगे बच्चों, अलग अलग टाइम पे परिपक्व होंगे। और ये क्या होगी, हरकोगेमी होगी। हरकोगेमी में क्या आता है बच्चों, कि पुष्प में क्या होते हैं, नेचुरली ही क्या होते हैं, उनके अंदर ऐसे अवरोध होते हैं जिससे क्या नहीं हो सके, स्व परागण नहीं हो सके, उन्हें क्या कहते हैं, हरकोगेमी कहते हैं, इत्यादि के रूप से प्रदान किए हैं। ठीक है, और इन अनुकूलन विशेषताओं के कारण पौधों में स्व परागण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। परंतु इन सभी कारणों से बढ़कर स्व अयोग्यता या स्व अनिश्चितता एक ऐसा कारण है जिसके द्वारा प्राकृतिक रूप से पर परागण या पर प्रजनन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, और स्व अनिश्चितता से तात्पर्य है कि एक ही पौधे से उत्पन्न कार्यशील नर एवं मादा युग्मकों के आपस में संयोजित होने की विफलता एवं बीज निर्माण का नहीं हो पाना है। ठीक है, और अन्य शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं कि किसी पुष्प में स्व परागण एक निषेचन की क्रिया का बाधित होना है। ठीक है ना, और स्व अयोग्यता या स्व अनिश्चितता कहलाता है। आकारिकी रूप से स्व अनिश्चितता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बच्चों, विषम रूपी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक ही प्रजाति के दो या तीन प्रकार की वर्तिकाओं के आकारिकी रूप से विभेदित पौधे पाए जाते हैं तो इस प्रकार के आकारिकीय रूप से भिन्न एक ही प्रजाति के पादप स्व अनिश्चितता प्रदर्शित करते हैं, और यह स्थिति प्रिमरोज के पौधों में पाई जाती है। ये जो स्थिति है इसमें किस में पाई जाती है, प्रिमरोज के पौधों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, और इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों, कि पुष्पों में क्या विषम वर्तिकाग्रता होती है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है कि पुष्पों में विषम वर्तिकाग्रता होती है, और इस पादप प्रजाति में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कौन से बच्चों, पिनाइड पुष्प। इनमें क्या होता है कि इन पुष्पों में जो वर्तिका है वो क्या होती है, लंबी होती है, लेकिन जो पुकेसर होता है वो क्या होता है बच्चों, पुकेसर छोटा होता है, वर्तिका लंबी होती है। ठीक है बच्चों, अतः एक ही पुष्प के परागकण है वो क्या बच्चों, इसकी वर्तिका पर नहीं पहुंच पाते हैं। जो पिनाइड पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, वर्तिका लंबी हो जाती है, पुकेसर छोटा रह जाता है। इस वजह से क्या होते हैं, जो परागकण है वो कहाँ नहीं पहुंच पाते, वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है बच्चों, अब आता है थर्माइड पुष्प। ठीक है ना, इसमें क्या होता है बच्चों कि इन पुष्पों में जो पुकेसर एवं परागकण बड़े होते हैं और वर्तिकाग्र छोटे हो जाते हैं। इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, पुकेसर है वो बड़े हो जाते हैं और वर्तिकाग्र क्या रह जाते हैं बच्चों, छोटे रह जाते हैं। ठीक है, फिर आता है समरूपी अनिश्चितता। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की स्व निषेचन विफलता क्या होती है, एक ही प्रजाति के आकारिकी रूप से समान पौधों के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की जो क्या होती है, इस प्रकार की जो स्वनिषेचन विफलता होती है वो किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, एक ही प्रकार की प्रजाति होती है जो आकारिकी रूप से भी क्या होती है बच्चों, समान पौधे होते हैं, उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है और पादप जनन कार्यक्रम यह कैसे उपयोगी है। ठीक है ना, बैगिंग की तकनीक क्या है, चलो देखते हैं कि बैगिंग या थैली लगाने की तकनीक का उपयोग संकरण प्रयोग में करते हैं। और यदि कोई पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी होता है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चों, पुकेसरों को जो वो अपरिपक्व अवस्था में होते हैं उसमें क्या चिमटी के द्वारा उनको हटा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को विपूषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या करते हैं कि विपूषित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से ढक देते हैं।
जो थैली होती है किसकी बनी होती है, बटर पेपर के पतले कागज की बनी होती है, ठीक है, जिससे इस पुष्प के वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है कि पुष्प में क्या करते हैं, जो पराग कोश होता है उसको क्या कर देते हैं, जब वो अपरिपक्व होता है उसको चिमटी से हटा दिया जाता है, ठीक है, और जो फिर जो जायांग भाग बच गया पुष्प को, उसको क्या करते हैं, उस पुष्प को थैली के द्वारा ढक दिया जाता है, ठीक है, जिससे इस पुष्प की जो वर्तिकाग्र है वो क्या रहती है, अवांछित पराग कणों से क्या रहती है, सुरक्षित रहती है, ठीक है। और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आता है कि जब बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राहिता को प्राप्त करता है, मतलब जब वर्तिकाग्र क्या हो जाता है, सुग्राही हो जाता है या परिपक्व हो जाता है, तब क्या करते हैं, नर पौधे से संग्रहित परागकोश को के जो परागकण होते हैं उसके ऊपर क्या कर देते हैं बच्चों, छिड़क देते हैं और पुनः उस थैली को ढक देते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद इस विधि के द्वारा एक प्रजनक अपनी वांछित परागकण को लाकर निषेचन क्रिया करवाता है। इसमें नर जनक को गुणों का, नर जनक है उसके गुणों का क्या रहता है, ध्यान रहता है, तथा उन गुणों का वह उस पौधे में समाहित करने में सक्षम रहता है, ठीक है। तो बैगिंग क्या हो गया कि जो पौधा था, ठीक है, जो पुष्प था उसमें से क्या करा, परागकोश को जब वह अपरिपक्व अवस्था में रहता है तभी उसको क्या कर दिया, चिमटी से हटा दिया गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया कि उसको थैली से बांध दिया गया, और फिर जब क्या हुआ, वर्तिकाग्र क्या हुआ, सुग्राही हुआ या परिपक्व हुआ, तो उस पे क्या किया, जो परागकोश से क्या लिए, परागकण निकाले और वो क्या करे, उसके ऊपर छिड़क दिए, ठीक है, और फिर उसको वापस से बांध दिया, ठीक है। और फिर जब फल बनने की प्रक्रिया उसी थैली के अंदर ही होती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्रिया पूरी क्या कहलाती है, बैगिंग कहलाती है। तो ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।